नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न शहर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग कर रहे थे अध्याय 5 इतिहास का मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर चुके हैं। आज लेक्चर 3 में क्या क्या पढ़ना है, तो आइए जानते हैं कि आज के हमारे क्या क्या टारगेट रहेंगे। आज हम पढ़ेंगे 19वीं सदी के बारे में। 19वीं सदी में क्या स्थिति है और किस प्रकार से बच्चे, महिलाओं और मजदूर के लिए अब मुद्रण होने लगा है, उनके लिए किताबें छपने लगी है, महिलाओं का योगदान इंपोर्टेंट हो जाएगा, ये बात हम लोग जानेंगे। नए तकनीकी परिष्कार, अब 19वीं सदी ऐसी रहेगी कि आपको आविष्कार ही आविष्कार देखने को मिलेंगे, तकनीक में, टेक्नोलॉजी में बदलाव देखने को मिलेंगे। भारत का मुद्रण संसार, फिर भारत में क्या है, छपाई आना शुरू हो जाती है। तो छपाई भारत में धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें, और जब धार्मिक सुधारों की बात आती है उनमें फिर सार्वजनिक बहसें होती है। ये सारी बातें हैं जो हम लोग यूरोप के पर्सपेक्टिव में पढ़ चुके हैं और भारत के में आज पढ़ लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। 19वीं सदी की बात करते हैं, बच्चे, महिलाएं और मजदूर। 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की अहम श्रेणी बन गए। देखो अब क्या हुआ 19वीं सदी के आखिरी तक। 19वीं सदी का मतलब क्या है भैया, 1801 से लेकर करके 1900 तक का जो दौर है, ये क्या कहला रहा है, 19वीं सदी कहला रहा है। इसमें प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य कर दिया। प्राथमिक शिक्षा का मतलब क्या है, प्राइमरी एजुकेशन क्या है, अब कंपलसरी है कि भैया इतना तो बच्चों को, जैसे हम लोग नहीं कहते भारत में भाई प्राथमिक शिक्षा जरूरी है, भाई 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जरूर पढ़ाए, 1st to 5th तक, 7th 8th तक जो पढ़ाई हो जाती है वो प्राथमिक शिक्षा में आ जाती है। तो प्राथमिक शिक्षा क्या अनिवार्य कर दिया गया। जब अनिवार्य हो गया, कंपलसरी हो गया, तो उसमें बच्चे हैं ना, अब बच्चे पाठकों की एक अहम कैटेगरी बन चुके हैं। अब बच्चों को भी किताबें चाहिए पढ़ने के लिए, अब बच्चों को भी सीखना है, जानना है, और उनके लिए किताबें चाहिए, और किताबें चाहिए मतलब आपको प्रिंटिंग करनी ही पड़ेगी। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छपने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। अब क्या 1857 में फ्रांस में, देखो फ्रांस में सिर्फ और सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस या मुद्रणालय, मुद्रणालय मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस का पूरा ऑफिस होता है, वो एक स्थापित किया गया। तो यहां पर आपको ये इंपॉर्टेंस देखने को मिल सकती है 19वीं सदी में। 19वीं सदी में इंपॉर्टेंस देखने को मिल सकती है कि बच्चों की कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि उनके लिए एक अलग से प्रेस या अलग से बिल्कुल प्रिंटिंग ऑफिस छापा जा रहा है। और 1857 भारत के लिए भी एक इंपॉर्टेंट साल रहा है। क्या हुआ 1857 में, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। जर्मनी के ग्रिम बंधु ने वर्षों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा करी। ये देखो, ये है ग्रिम बंधु, ठीक है, ये दोनों आपको दिख रहे हैं। इन्होंने क्या है, जर्मनी में जो ग्रिम बंधु किसानों के पास वर्षों लगाकर किसानों के पास गए, दूर दूर गांवों में गए और उनसे लोक कथाएं जानी कि भाई वहां का लोकल कल्चर क्या था, पहले क्या था, उनके दादाजी परदादाजी के समय क्या था, जो वहां का लोकल कल्चर था ना। क्योंकि हम यूरोप के राष्ट्रवाद में पढ़ते हुए आए हैं, भारत में भी राष्ट्रवाद में देखा है कि लोक कथाएं, लोकगीत, ये क्या है, ये आत्मा है, ये आत्मा है किसी जगह की, उस देश की, उस राष्ट्र की। तो किसानों के पास जा जाकर के जो लोक कथाएं हैं उनको जोड़ा, उनको एक करा, उनको समझा, और उसके बाद क्या करा, फाइनली 1812 के एक संकलन में छापा गया, उनको पूरा एक यूनाइट करा गया, और फिर बाद में उनको क्या है, छापा जाता है। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज्यादा अहम हो गई, और अब समय के साथ धीरे धीरे क्या है, महिलाएं पाठिका और लेखिका दोनों में, पाठिका भी होंगी पढ़ने में भी, और लेखिका भी होंगी जो लिखेंगी भी, दोनों रूपों में क्या है, महिलाओं का योगदान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनको अहम पाठक माने गई। देखो उपन्यास क्या होता है, पर्सनली भाई एक टॉपिक के डेडिकेटेड बुक होती है, किसी के बारे में हो सकती है, जिन्हें हम इंग्लिश में नोवेल कहते हैं। तो नोवेल जो है वो है। तो जब महिलाएं हो, नोवेल्स आने लगी, उपन्यास छपने लगे, तो वो महिलाओं को उनमें एक अहम पाठक माना गया कि भाई महिलाएं भी पढ़ती हैं। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थी, जैन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि। ये मैंने आपको जो फोटो दिखाई वो जैन ऑस्टिन की दिखाई है, ब्रॉन्ट 2 बहनें थी, उनके बारे में बात कर रहा होगा, जॉर्ज इलियट है, उनके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अब आप समय के साथ धीरे धीरे देख सकते हैं कि महिलाओं का भी योगदान है मुद्रण में, प्रिंटिंग में आ रहा है। वो भी किताबें लिख रही हैं, वो भी किताबें छपवा रही हैं। जैसे कि हमने बोले लास्ट के लेक्चर्स में भी बात करी है, प्रिंटिंग ईश्वर की सबसे बड़ी देन है, ये बात कही गई है। क्यों कही गई, देखो अब क्या है, जो महिलाएं बैकवर्ड थी, जो महिलाएं पिछड़ी थी, वो भी अब अपनी विचार लिख रही हैं, लोगों तक पहुंचा रही हैं। देखो हमारे ये विचार है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जिससे कि लोगों में एक महिला सशक्तिकरण की जो हम लोग बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, वो अब हमें पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है।
उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। अब इनकी किताबों से आपको एक नई नारी की परिभाषा मिलेगी, नई नारी की नई परिभाषा। अब एक नारी तो वो पुराने समय वाली है जो घरों में रहेगी, जो सिर्फ और सिर्फ कोई पढ़ने का नहीं, सिर्फ और जो मतलब चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो ऐसा ही था, तो ना किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। जैसे कि हमने देखा नेपोलियन भी क्या मानता है, नेपोलियन ने भी वेशक अवेशक घोषित कर दिया कि भाई ये लोग तो मैच्योरिटी तो है नहीं, एडल्ट तो है नहीं महिलाएं, तो बिल्कुल पति के और उनके ही क्या है अधीन होकर के रहना चाहिए, ऐसी बात होती है। पर अब जब इनके लेखन आए तो उनसे नारी की नई परिभाषा निकल के आती है। वो एक ऐसी नारी थी जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, व्यक्तित्व मतलब जो पर्सनैलिटी थी वो सुदृढ़ थी, मतलब उसकी एक अपनी खुद की पर्सनैलिटी थी, अपना व्यक्तित्व था, अपना जीवन था, वो जो करना चाहे जैसा करना चाहे वो कर सकती है, कोई से रोक टोक नहीं सकता, जिसमें गहरी सूझबूझ थी। ऐसी महिला जिसमें सूझबूझ थी, जैसे अभी मैंने कहा अवेशक घोषित करा था नेपोलियन ने, नहीं पर अब वाली ये बात कर रहे हैं सूझबूझ वाली, जिनमें अपनी सूझबूझ है, अपना दिमाग है, अपनी बात रख सकती है, अपने विचार रख सकती है और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ सकती है। सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था और अपनी इच्छा शक्ति थी। अपनी इच्छा शक्ति क्यों? कि भाई जो महिलाएं चाहेंगी वो काम हम लोग करेंगे, जो महिलाएं चाहेंगी वो करेंगी, वो ना तो किसी पति के दबाव में है, ना पिता के दबाव में, किसी के भी दबाव में नहीं है, वो वही करेंगी जो उनकी इच्छा शक्ति होगी, जो उनका मन करेगा उसी अनुसार वो लोग काम करेंगे। 17वीं सदी से ही किराए पे किताबें देने वाले पुस्तकालय भी अस्तित्व में आ गए थे। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखो, 17वीं सदी में इतनी इंपॉर्टेंस हो गई कि किताबों के लिए पुस्तकालय या लाइब्रेरी जिसे हम लोग कहते हैं वो भी ओपन हो चुकी थी और वो किराए पे किताबें देते थे कि भाई देखो आप लोग खरीद नहीं सकते हो, किराए पे किताब ले जाओ, पढ़ के वापस ला देना। कितना ईजी हो गया ना। तो काफी जगह पुस्तकालय खोल दिए गए, काफी जगह लाइब्रेरियां खोल दी गई और अब तो हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं, अब तो डिजिटल लाइब्रेरी भी हमारे पास होती है, हम एक क्लिक करते हैं उस पर हमारे पास सारी बुक्स आ जाती है, कितना इजी होता है, ठीक है। और अब तो आजकल तो मोबाइल लाइब्रेरी भी चल गई। मोबाइल लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि मतलब एक पूरा ऐसा गाड़ी होता है, वैन टाइप मान लो, वैन मान लो, उससे बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, ट्रक टाइप होता है, तो उसमें बिल्कुल वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम की तरफ से चलाया जाता है। तो वो क्या है, उनके डेज फिक्स होते हैं कि भाई ये वाली गाड़ी है ना इस दिन इस एरिया में खड़ी होगी, तो वहां पर आप जा करके वहां पर किताब पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। वो उसी गाड़ी में इतना स्पेस होता है कि वो बैठ जाए, आप किताब पढ़ ले, देख लें, तो कितना अब तो बहुत सुविधाएं हमारे पास हो चुकी है। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। देखो अब इंग्लैंड में पुस्तकालय, ऐसे जो पुस्तकालय किन के लिए इस्तेमाल करा गया? सफेद कॉलर मजदूर। सफेद कॉलर मजदूरों का मतलब है कि जो मजदूर है, जो गरीब वर्ग से हैं, जो पिछड़े वर्ग से हैं, ऐसे लोगों के लिए। दस्तकार जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, ठीक है, जो आर्टिशियंस है, वे चाहे लकड़ी का काम कर रहे हो या बुनकर हो, ये सब जो है वो आ जाते हैं। और बाकी निम्न वर्गीय लोग, निम्न वर्ग का मतलब क्या है? जो गरीब है, आम जनता में। मान लो अगर यूरोपियन पर्सपेक्टिव पर देखते हैं तो क्या होगा? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और आम जनता। तो आम जनता में भी जो निम्न है, जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी ये पुस्तकालय अस्तित्व में आए। जैसे कि बहुत सी जगह आप देखोगे कि सरकार ने भी क्या है, लाइब्रेरी खुलाती है। सरकार भी लाइब्रेरी खुलाती है, क्यों खुलवाती है? कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, वो वहां जाकर के बैठ करके पढ़ सके, किताबें का इस्तेमाल कर सके। फिर आते हैं नई तकनीकी परिष्कार। अब नई तकनीक की शुरुआत होती है, धीरे धीरे समय के साथ तकनीकें आती जाती हैं। योहान गुटेनबर्ग ने काफी, उनकी जो तकनीक है काफी समय तक चलती है, पर अब जरूरत है कि जैसे समय बदल रहा है तकनीक में बदलाव आने चाहिए और भी बेहतरीन तकनीक आनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात जो तकनीक की, टेक्नोलॉजी की या प्रौद्योगिकी होती है तो यही होती है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो आज हमारे पास है वो बेस्ट है। जैसे कि मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था कि एक समय यह था कि जब गुरु बोल करके याद करवा रहा है, फिर उसके बाद पत्तियों पे लिख लिख करके काम हुआ, फिर ब्लैक बोर्ड आए, फिर व्हाइट बोर्ड आए जिन पे मार्कर बहुत इजी, बहुत सॉफ्ट चलता था। उसके बाद प्रोजेक्टर्स आए और प्रोजेक्टर्स के बाद आज स्मार्ट बोर्ड आए। और इन फ्यूचर और भी हो सकता है कि स्मार्ट बोर्ड से भी बेहतर टेक्नोलॉजीज आए जो कि टीचिंग में काम आएगी। तो तकनीक का सबसे बेहतरीन काम यही है कि वो जब भी फ्यूचर में होगी तो कुछ मॉडिफाई होकर के, कुछ आधुनिकीकरण के साथ ही आएगी जो कि हमारे लिए बेहतर होगी। और हम इसलिए ये नहीं कहते कि आज जो हमारे पास है वो सफिशियंट है या बहुत है, कि बस इससे ज्यादा की जरूरत हमें नहीं है। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। अब देखो 18वीं 19वीं सदी तक क्या होगा कि अब जो छपाई है, जो मशीन है, वो धातु से, मतलब मेटल से बनना भी शुरू हो जाएगी। ओके, मेटल से बनना भी शुरू हो जाएगी। फिर 19वीं सदी के मध्य, 19वीं सदी के मध्य का मतलब क्या, 1850 के
बाद वाला जो समय रहेगा, उस समय में न्यूयॉर्क के जो रिचर्ड एम हो है उन्होंने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस कारगर किया। शक्ति चालित मतलब जो क्या है, शक्ति से चलेगा, शक्ति का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चल सकता है, जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया शक्ति चालित बेलनाकार जो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ऐसा प्रेस बेलनाकार में उसने बनाया। इससे प्रति घंटे 8000 सीट या ताऊ छप सकते थे। 8000 सीट, 8000 पेपर, कुछ भी आप कहिए वो छप सकते, बहुत प्रति घंटे। देखो एक योहान गुटेनबर्ग की बात थी, 3 साल में 180 कॉपी बाइबल की उसने छापी, और यहां पे प्रति घंटे में 8000 सीट। अब 8000 सीट में आप ये मान करके चलो कि भाई एक किताब में आप कितने पेज देते होंगे, 80, 100, अगर 100 भी पेज अगर आप देते हैं तो ये मान करके चलिए 80 किताबें 1 घंटे में छप रही, 80 किताबें 1 घंटे में छप रही है, तो सोचो 3 साल में तो कितनी छप जाएगी। तो अब क्या है, ये समय के साथ धीरे धीरे बदलाव आएगा। 8000 शीट या ताऊ उसमें छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। ये देखो, ये काम तो भाई स्पीड बढ़ गई। अब यहां पर यह भी आ गया कि 6 रंग की छपाई एक साथ कर सकते हो आप। यह बहुत बेहतरीन काम हो गया कि सदी के अंत तक, 19वीं सदी के अंत तक क्या हुआ कि 6 रंग की छपाई आप एक साथ कर सकते हो। आज तो हम कलर प्रिंट निकलवा लेते हैं, पर उस समय सोचो कि जब 6 रंग की छपाई एक साथ हो सकती थी तो कितना लोगों को, मतलब कहते हैं ना कि अजूबा लगा होगा, यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो वही चीज हम लोग देख रहे हैं। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। 1-2 और चीजें हुई। देखो अब 20वीं सदी, जैसे मैंने बताया, बिजली से चलने वाले जो प्रेस अभी हम लोग बात कर रहे थे, उस पर छपाई के काम से तेजी से काम होने लगा। 1-2 काम और हुए, वो भी देखते हैं। कागज डालने की विधि में सुधार हुआ। कागज जैसे हम लोग डालते थे, पुट करते थे, अंडर डालते थे, उसमें और भी सुधार करा गया। प्लेट की गुणवत्ता जो लगा रहे हैं, जिस पर हम लोग प्रेस करेंगे, वो प्लेट की गुणवत्ता में बेहतर हुआ। स्वचालित पेपर रील मतलब खुद पे खुद ही पेपर क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। जो पेपर रील है वो फोल्ड जो है रील में आता जाएगा। ऐसा रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगा। फोटो विद्युतीय नियंत्रण मतलब इसमें यह है कि विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से काम होना शुरू करा। कोई रंगों के लिए कौन सा रंग अब आएगा, कौन सा रंग को अब करना है, इसका भी पूरा का पूरा नियंत्रण, पूरा का पूरा कंट्रोल होने लगा। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनें इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल गया। अब क्या ये जो छोटे छोटे बदलाव हुए कि भाई हम विद्युतीय नियंत्रण कर रहे हैं, मशीन जो है अब वो विद्युत से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, 8000 शीटें छप रही हैं, रंग अलग अलग प्रकार के कर सकते हैं, पेपर रील में बदलाव आया है। इन सबके कारण क्या हुआ है कि कुल सुधार से रंग रूप ही बदल गया पन्ने का। पहले का एक पन्ना जहां बिल्कुल आप अकॉर्डियन शैली की तरफ से कर रहे हो, उसे छाप रहे हो, काट की जो वो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग उससे कर रहे हो, फिर योहान गुटेनबर्ग, और अब देखो क्या समय हम लोग देख रहे हैं 19वीं सदी का। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यास को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। अब देखो क्या हुआ, मुद्रकों ने और प्रकाशकों ने, टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी बदलना चाहिए। अब जो मुद्रक या प्रकाशक है जो छाप रहे हैं, उन्होंने भी कुछ नए गुण अपनाए कि भाई अब हम और तरीके से बेचना चाहिए, और तरीके से हमें छापना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, पत्रिकाओं ने उपन्यास का धारावाहिक छापा। उपन्यास का धारावाहिक का मतलब क्या हो गया, जो पत्रिकाएं आ रही, जैसे मान लो आज कोई मैगजीन मेरे पास आती है, उस मैगजीन में मान लो कभी क्या हो गया, एक चैप्टर वाइज, जैसे हम कहते हैं धारावाहिक की पत्रिकाओं ने उपन्यास को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। धारावाहिक भाई, अच्छा भाई एक पार्ट में इतना बता दोगे, एक पार्ट में 3-4 चीजें बता दोगे, फिर वो अगले धारावाहिक में मतलब एपिसोड्स होते हैं। भाई हम लोग सीरियल्स देखते हैं, तो सीरियल में क्या होता है, पहला थोड़ा सा कुछ एपिसोड में, फिर अगले एपिसोड में, फिर अगले एपिसोड में, इस प्रकार से। तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, पत्रिकाओं में उपन्यास की जो बातें हैं वो धारावाहिक में छापना शुरू करा, एपिसोड में छापना शुरू करा। तो इससे यह भी एक नई चीज विकसित हुई कि हम उपन्यास भी धारावाहिक में छापे, एपिसोड में छापे, जिससे लोगों को और भी अच्छा लगे। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला, सिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। और अब क्या है, 1920 के दशक में लोकप्रिय जो किताबें हैं, सस्ती श्रृंखला, सस्ती मतलब बहुत सस्ती होगी, आपके बहुत आसानी से मुझसे खरीद सकते हैं। किस नाम से छापी गई, सिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी नवियत है। अब जो किताबों की जिल्द का मतलब क्या है, जो उसका ऊपर का जो पेज है, जिल्द का आवरण या डस्ट कवर, जो ऊपर का कवर है, उसकी अभी तकनीक बिल्कुल नवियत थी, मतलब बिल्कुल चेंजेबल थी, वो भी बिल्कुल चेंज थी। कैसी थी, आइए देखते हैं। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ। अब जो 1930 की जब आर्थिक
मंदी आती है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्थिक मंदी आ रही है। तो उससे क्या हुआ कि जो प्रकाशक है उनको ये डर बैठ गया कि यार कहीं हमारी भी बिक्री ना गिर जाए, कहीं हमारा भी जो प्रॉफिट हो रहा था वो सारा का सारा लॉस में ना बदल जाए। लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैग या अजिल्द संस्करण छापे। अब क्या है, सस्ते पेपर बैग अजिल्द, मतलब इन्होंने अपना जो खर्चा, अपनी जो लागत है ना, वो इन्होंने क्या कर दी, कम कर दी। इन्होंने जो अपनी लागत है ना वो कम कर दी, जिससे क्या हो कि भैया मूल्य तो हमें उतना ही मिलता रहे। भारत का मुद्रण संसार, मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां अब भारत में छपाई आएगी, ये तो हम लोग जानेंगे, पर उससे पहले का समय कैसा था, मुद्रण प्रिंटिंग से पहले का भारत कैसा था वो देखते हैं। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। देखो भाई, हमारा देश भारत में आपको हर चीज में विविधताएं देखने को मिलेगी, हर चीज में भारत समृद्ध रहा है। भाषाओं में भी देखो, संस्कृत, अरबी, फारसी और अलग अलग क्षेत्रों की भाषा, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, संस्कृत, पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं, बहुत सी भाषाएं में देखने को मिलती है। उन भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपि, हस्तलिखित का मतलब क्या था, हाथों से लिखी गई पांडुलिपि, हाथों से लिखा गया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये किस पे लिखी जाती थी, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों, ताड़ मतलब पाम जो ट्री होता है, ताड़ के जो पेड़ होते हैं ये से, तो इनकी पत्तियों पर क्या है लिखा जाता था, या हाथ से बने कागज पर, या कोई हाथ से बना हुआ कागज है, या जो ताड़ के पत्ते, मतलब एक तरीके से मान लो पत्तों पर या पत्तियों पर क्या है वो लिखा जा रहा है। कागज पर नकल कर बनाई जाती थी, कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। अब देखो ये बनाई कैसे जाती थी, नकल कर करके, जैसे मान लो कि आज मैंने कुछ लिखा, मैंने कागज के पन्नों पे लिख दिया, अब वहां पे प्रिंटिंग तो थी नहीं, तो क्या होता था भाई, मैंने लिखा, उसके बाद क्या होगा, फिर एक को वापस वो किताब लिखूंगा, है ना। जैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर याद नहीं करते भैया, पहले क्या हुआ, पहले एक बार आंसर लिख लिया, फिर थोड़ा सा लगाया, थोड़ा सा बोल रहे, फिर हमने उसको वापस लिख लिया, वापस लिख लिया, ऐसे कर करके पांडुलिपियां बनाई जाती थी। भाई ताड़ के पत्तों पे लिखते थे, या हाथ से बने जो कागज है नकल कर करके बनाई जाती थी, और कभी कभार तो बेहतरीन जो तस्वीरें हैं, इमेजेस, जो चित्र बनाए जाते थे वो बहुत बेहतरीन बनाए जाते थे, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि बहुत रियलिस्टिक जो है वो चित्र बनाए हैं। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सीलकर बांधकर दिया जाता था। अब फिर क्या हुआ, तख्तियों की जिल्द पे भाई तख्तियां लगा दी, मोटी मोटी तख्तियां लगा दी ऊपर और नीचे का, तो जो कवर है ना वो मतलब एक तरीके से तख्तियों का मतलब मोटा जो ऊपर है कवर, फिर उसमें बांध करके, तो अब उससे जैसे मान लो हमारी किताबें भी कभी कभार फटने लग जाती है, तो हम लोग क्या करवाने जाते हैं, बाइंडिंग करवाने जाते हैं ना, कि वो साइड में से वो चारों तरफ से, उसको चारों तरफ से नहीं, एक तरफ से, जैसे मान लो ये किताब है तो ये इस साइड में क्या है वो बिल्कुल धागे से ऐसे सिलाई सी कर देता है, तो इन्होंने भी क्या है सील कर या बांध कर दिया जाता था, उसको बांध करके ही दिया जाता है। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती रही। 19वीं सदी के अंत तक, जब हमारे कब आएगी प्रिंटिंग मशीन, कब आएगी, 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी के बीच में से आ जाएगी, और कौन लेकर के आएगा, पुर्तगाली लेकर के आएंगे। उसके बावजूद 19वीं सदी के अंत तक भी पांडुलिपियां छापी जा रही है, लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफी महंगी थी भी, ठीक है। पांडुलिपियां क्या है, काफी नाजुक होती है, जैसे आप इसमें देखो ये पांडुलिपियां पन्नों पर या उन पर है तो बिल्कुल छोटा छोटा, फिर साइड में से इसको बांध रखा है, तो पांडुलिपियां क्या काफी नाजुक होती थी, तो नाजुक बहुत होती थी, आप ऐसे कभी उनको ज्यादा दूर सफरों में नहीं ले जा सकते थे, खराब हो सकते थे, पत्ते ही तो पत्ते खराब हो जाएंगे, कोई कागज है वो बेकार हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा नाजुक होती थी और काफी महंगी से ज्यादा श्रम साध्य ज्यादा है, श्रम बहुत है, मेहनत ज्यादा है ना, मेहनत बहुत ज्यादा है। अब मैंने जो किताब एक बार लिख दी और वही किताब मैं वापस लिखने बैठू, फिर वो वापस लिखने बैठू, फिर वो वापस लिखने बैठू, ऐसे तो मैं 100 लोगों को दूंगा तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, चाहे छापना ही हो, नकल करने के लिए भी तो टाइम तो चाहिए ना यार, तो बहुत महंगी हो जाती थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ा होता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। अब क्या, एक तो उन्हें पकड़ना बहुत सावधानी से होता था कि यार फट जाए, खराब हो जाएंगे पत्ते, टूट जाए, बिखर जाए, खराब हो जाए, तो बहुत सावधानी से। दूसरा क्या है, अलग अलग लिपियों में जो स्क्रिप्ट होती है लिखने की, जो तरीका होता है, जैसे हिंदी देवनागरी में है, ठीक है, इंग्लिश रोमन में है, तो ऐसे जो है अलग अलग लिपियों में जो लिखने के तरीके के कारण उनको पढ़ना भी आसान नहीं होता था, हर कोई पढ़ नहीं पाता था। अब पहले के समय में क्या है कि जो बच्चे हैं वो पढ़ने जाते थे, भाई पढ़ने तो बच्चे जाते थे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो उस समय इतनी पांडुलिपियों का वो प्रचलन नहीं था। क्यों नहीं था, हमारे यहाँ पे क्या हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। अब क्या है, गुरु जो है ना, पहले के टाइम में क्या है ना, बच्चों के मेमोरी पावर पर फोकस किया जाता था कि बच्चे का मेमोरी पावर है ना वो ज्यादा बेहतरीन हो, तो गुरु क्या है बोल बोल करके उन्हें बोलता था। भाई गुरु के पास एक ही किताब, जैसे मान लो मैंने मेरे पास एक किताब,
मैं बोल बोल करके आपको लिखवा रहा हूं, आप लिखते जा रहे हो। पहले, उससे भी पहले क्या करना था, लिखवाते भी नहीं थे। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप उन्हीं को क्या है, रिपीट करते जाओगे। फिर जब आप कभी टीचर बन जाओगे, आप प्रोफेशन में आ जाओगे, तो फिर आप अपने शिष्यों को सिखाओगे। तो गुरु क्या याददाश्त उनकी मजबूत बनवा देता है। जैसे यहाँ पे गुरु बैठे हुए, यहाँ पे उनके सभी शिष्य मौजूद है। तो पांडुलिपियों का जरूरत तो थी, परंतु इतनी भी नहीं थी। तो किताबें पढ़े क्या है, लोग साक्षर बन जाते थे। छपाई भारत में आई। प्रिंटिंग प्रेस से पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। प्रिंटिंग प्रेस जो पहला 16वीं सदी में कब आया, भारत आया, और किसके साथ, गोवा में आया, पुर्तगाली धर्म प्रचारकों। जो पुर्तगाल के जो धर्म प्रचारक है, अब पुर्तगाल में कौन सा रिलीजन है, क्रिश्चियन। तो जो क्रिश्चियनिटी के जो धर्म प्रचारक है, भाई क्रिश्चियनिटी अच्छा है, ईसाई धर्म वैसा है, ईसाई धर्म वैसा है, तो उनके साथ पहली बार प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर आई। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तिकाएं छापी। जेसुइट पुजारी मतलब जो ईसाई धर्म के पुजारी आप इन्हें कह सकते हैं, जो फादर होते हैं, उन्होंने पहले कोंकणी सीखी, ठीक है, जो वहां की लैंग्वेज है, और कई सारी पुस्तिकाएं छापी, जिससे कि लोगों में क्या मैसेज, देखो हमेशा क्या होता है कि अगर आपको कोई भी मैसेज देना होता है ना, अगर जैसे आज मान लो आप हिंदी मीडियम से हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं, मैं आज आपके सामने आकर के यहाँ पे कन्नड़ बोलना शुरू कर दूं, तो समझोगे क्या आप? नहीं समझोगे, बिल्कुल भी नहीं समझोगे। इसी प्रकार से अगर भारत में आए हैं, भारत के किसी स्पेशल एरिया में जा रहे हो, अब तमिलनाडु में जा रहे हो, वहां पर जाकर के आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, कोई तमिल, तो उसी प्रकार से वहां पर रहकर कोंकणी सीखी उन्होंने, फिर पुस्तिका छापी, जिससे कि जो इनका मैसेज है ना, उस मैसेज को लोग समझ पाए, इनके मैसेज को लोग समझ पाए कि एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छापी जा चुकी थी। यह बहुत बड़ी बात है कि भाई 16वीं शताब्दी में आती है और कुछ ही सालों में 50 किताबें छप चुकी है, पहले सीखी और फिर उन्हें छापा गया। कैथोलिक पुजारी, अब कैथोलिक हम लोग पढ़ते हुए आए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में ईसाई धर्म विभाजित है। तो कैथोलिक जो पुजारी थे, 1579 में कोची में पहली तमिल किताब छापी। ये आपको याद रखना है, ये तारीख, और पहली तमिल किताब छपी, और किसने छापी, कैथोलिक पुजारियों ने छापी है। फिर 1713 में मलयालम की पहली किताब छापी, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है बेटा। जो तो डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुराने किताबों का अनुवाद था। 32 तमिल, देखो ये आपको याद रखना है, डच प्रोटेस्टेंट ने कौन सी छापी, कैथोलिक पुजारियों ने कौन सी छापी है, जेसुइट पुजारियों ने कौन सी छापी है, 32 तमिल किताबें छाप दी, जिनमें से काफी तो पहले का अनुवाद ही था। ये चैप्टर वैसे है ना ज्यादा वो नहीं है, समझिए, इसमें आपको याद ही करने पड़ेगा। बाकी जो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर थे, उनमें समझने वाली चीजें थी, आपको कौन सी किताब कब छपी, कौन सी किताब कब आई। हाँ, इसमें भी यहाँ तक का जो लेक्चर 2 तक हम लोगों ने पढ़ा, उसके पोर्शन फिर भी आपको थोड़े रिमाइंडर रखने चाहिए, समझने वाले। पर यहाँ से जो अब है ना, वो क्या याद ही करना, इस समय इस साल में ये किताब आई, इस साल में ये किताब आई, ऐसा है। जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने, देखो अब यहां पे क्या है, यहां तक अभी पुर्तगाल और उन्हीं का है दबदबा है, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उनको थोड़ा जमने में समय लगता है। फिर जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया, हर किसी के लिए एक खुली, एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये तो। साप्ताहिक पत्रिका, सबसे पहले तो साप्ताहिक पत्रिका का मतलब क्या है, हर सप्ताह आएगी आपके पास, हर सप्ते में, मतलब सप्ते में एक बार आपके पास आ जाएगी। किस नाम से? बंगाल गजट के नाम से। और उस पत्रिका के बारे में किस प्रकार से बोला गया कि जिस खुद को कैसे परिभाषित किया, हर किसी के लिए खुली व्यावसायिक पत्रिका। व्यावसायिक पत्रिका मतलब खरीद लो और पढ़ लो, जो किसी के भी प्रभाव में नहीं है, किसी के भी प्रभाव में नहीं है। यही बात क्या दर्शा रहा है कि हम अंग्रेज सरकार के हैं, पर अंग्रेज सरकार के प्रभाव में भी नहीं है, हम किसी के भी प्रभाव में नहीं है। यह है ऑक्सटन हिक्की। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आजाद निजी अंग्रेज उद्यमी थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। तो ये जो औपनिवेशिक शासन, जो अंग्रेज चला रहे हैं, जो प्रेस को वो चला रहे हैं, उनसे आजाद थी बिल्कुल, उनके किसी भी प्रकार के कोई दबाव में नहीं थी। निजी अंग्रेजी उद्यम थी। निजी अंग्रेजी मतलब एक ब्रिटिशर्स का प्राइवेट वो था, प्राइवेट बिजनेस था, प्राइवेट इंडस्ट्री थी, कोई किसी के दबाव में नहीं थी, और इसे अपनी स्वतंत्रता पे घमंड था, अभिमान था। तो घमंड था तो अंग्रेज तोड़ेंगे ठीक है ना, अंग्रेज तोड़ेंगे। ऑक्सटन हिक्की साहब, आप अगले चित्र में तो दिखोगे नहीं, तो आ जाओ यहाँ पर। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे। तो हिक्की क्या बहुत सारे विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट छापता था, और जिनमें दासों की बिक्री, दासों की बिक्री, ये दास इतने का, ये दास इतने का, उनके इश्तेहार भी शामिल थे। लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी से जुड़ी गप्पबाजी भी छापता था। मतलब क्या कर रहा है,
वो उनकी कोई बातें भी लिख देता है, जो अंग्रेजी अधिकारी उनकी बातें लिख देता है, उनके बारे में कुछ भी बोल देता है, उनके खिलाफ बोल देता है, जो भी गप्पा जो भी उनके बीच में बातें हो रही है वो सब कुछ डाल रहा है। तो इससे क्या है, अंग्रेजों को बुरा लगेगा। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ये है वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा कर सके। अब क्या हुआ, हिक्की साहब से नाराज हो गए तो उन पर मुकदमा कर दिया, मुकदमा मतलब कोर्ट वोर्ट में केस चला दिया, मतलब उनको फाइनली हटा ही देते हैं कि भाई आज से आपको किसी प्रकार की पत्रिका नहीं छापोगे। और ऐसे सरकारी आश्रय मतलब सरकार का आसरा लेकर के, सरकार की निगरानी में रहकर के क्या है, अखबार छापे, उनका प्रकाशन करे। और उनको काम क्या करना है, उन अखबार वालों को, उनको काम ये करना है कि जो भी सरकार पे हमला होवे, हमला इन द सेंस कोई सरकार के खिलाफ बोले, कोई सरकार का विरोध करे, उसके रक्षा करनी है। अब रक्षा करने का मतलब क्या है कि वो चीजें मत छापो, तुम सिर्फ यही छापो कि सरकार ही अच्छा कर रही, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि दलाल कह सकते हैं, दलाली कर रहे हैं, ठीक है, दलाली कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफ करना है, सरकार का बारे में अच्छा दिखाना है। सरकार ने कुछ गलत भी करा है ना तो उन मुद्दों से हट करके सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफ ही तारीफ लिखना, वो क्या कहला रहा है, अब काम यहां पर अंग्रेज सरकार शुरू करती है। 18वीं सदी के अंत तक कई सारे पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे। अब धीरे धीरे फिर 18वीं सदी के अंत तक क्या होता है, और भी पत्र पत्रिकाएं छपने लगती है और कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापना शुरू कर देते हैं। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीब रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, हिक्की ने भी बंगाल गजट चलाया है और गंगाधर भट्टाचार्य ने भी बंगाल गजट ही चलाया है, ठीक है। अगर अब आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि भाई सबसे पहले बंगाल गजट किसने चलाया, तो वो हिक्की का ही नाम आपको लेना होगा। ये कौन है, ये है राजा राम मोहन राय, जिनका समाज सुधारकों में एक बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा पद है, महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए लड़ने वाले इंसान हैं। और सती प्रथा का विरोध करके सती प्रथा को खत्म करवाने का जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो राजा राम मोहन राय को ही जाता है। अब आ जाते हैं धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। हम 18वीं या 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, जब क्या है, धीरे धीरे प्रिंटिंग से लोगों में बदलाव आ रहा है, सोच में बदलाव आ रहा है। और जब सोच में बदलाव आ रहा है तो लोग विरोध तो करेंगे ही करेंगे। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विद्वादाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। अब देखो, हम इंडिया की बात करें, इंडिया में आ चुकी प्रिंटिंग प्रेस, ओके। अब समाज और धर्म सुधारक जैसे, एक तो भी हमने बात करी राजा राम मोहन रॉय साहब की, उनके बीच, और हिंदू रूढ़िवादी। देखो यहाँ पे चर्चा किस किस के बीच में, धर्म सुधारकों के बीच में, जो धर्म में सुधार चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो कुरीतियां हैं, जैसे कि छुआछूत है, जातिवाद है, महिलाओं के साथ सती प्रथा होना, ठीक है, उनके विधवा होने पर उनको जला देना, ये जो सारे काम है, ये जो कुरीतियां उनको बदलना चाहते हैं, वो धर्म सुधारक है। और हिंदू रूढ़िवादी कौन है, वो चाहता ही है कि यही चलती रहे, यही चलती रहे, निम्न वर्ग के लोग हमारी सेवा करते रहे, इनके साथ छुआछूत है वो होती रहे, इसी वर्ग के लोग पढ़े, महिलाएं ना पढ़े, महिलाओं के साथ सती प्रथा हो, ये वो हिंदू रूढ़िवादी। तो इनके बीच में क्या है, मुकाबला चलता रहता था। अब किस किस बातों में, पहला विधवादाह मतलब विधवा को जला देना है कि भाई विधवा, अगर औरत विधवा हो गई है, मतलब कॉमन सेंस देखो यार, कहाँ की बात है, मतलब ऐसा पुरुष मर गया तो उसमें औरत की क्या गलती है, ठीक है। वो या तो उसे बिल्कुल काल कोठरी में, तो बिल्कुल ऐसे कमरे में बंद कर देंगे, उसकी मतलब ऐसी जिंदगी कर देंगे, बहुत बुरी जिंदगी हो जाती है। या फिर उसको पति के साथ जला दो, ऐसा है। तो उस पर ये लोग कहते थे ये बात गलत है, ये लोग कहते थे नहीं नहीं ये बात तो सही है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। एकेश्वरवाद, देखो एकेश्वरवाद में क्या है, यहाँ पे बात होती है कि एक ही ईश्वर को मानना चाहिए, एकेश्वरवाद। और जब भक्ति आंदोलन होता है ना, भक्ति आंदोलन में भी ये बात उड़ती है कि एकेश्वरवाद पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एकेश्वरवाद का मतलब है कि भाई आप एक ही ईश्वर को पूजो, इतने सारे ईश्वर हम लोग पूछते हैं, क्या मतलब, एकेश्वरवाद की चर्चा होती है। तो उस पर भी ये ब्राह्मण पुजारी वर्ग, ब्राह्मण ही पुजारी वर्ग में क्यों, बाकी दूसरे समुदाय, दूसरी जातियां क्यों नहीं। मूर्ति पूजा के मुद्दे को भी लेकर के सवाल उठ रखा है। तो मूर्ति पूजा भी भक्ति आंदोलन का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें अगर पर्टिकुलरली मैं अपनी बात बताऊं तो मूर्ति पूजा कुछ हद तक ठीक भी है। देखो कारण क्या है कि हर कोई इंसान है ना, ईश्वर को पहचान नहीं सकता, जान नहीं सकता। तो अब एक्चुअल में क्या है कि हम जब ईश्वर की मूर्ति के सामने जाते हैं, फोटो के सामने जाते हैं, अच्छा हे भगवान सॉरी, आज मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये काम करा, थैंक यू, मतलब एक हमें फीलिंग आती है।
और इस पे स्वामी विवेकानंद का भी एक बहुत बड़ा किस्सा है कि मतलब उनसे किसी ने पूछा कि बोला आप ईश्वर की मूर्ति पे या उन पर विश्वास करते हैं? बोले बिल्कुल करते हैं। तो बोले क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो बोला आपने अपने घर में अपने पूर्वजों की फोटो क्यों लगा रखी है? मंगवाइए, उसे तोड़ दीजिए। बोले कैसे बात कर रहे हैं आप? बोले हमारे पूर्वजों की फोटो है, हमारे लिए स्मृति, हमारे लिए याद है उनकी। तो बोले वही बात ईश्वर की है। बोले बस वही बात ईश्वर की है। तो ईश्वर को हर कोई क्या है, हर कोई डायरेक्ट ईश्वर से नहीं पा सकता। देखो वैसे तो जो भक्ति होती है ना वो एक्चुअल में इनर ही होनी चाहिए। इंसान बिल्कुल मन से पहचाने, दिल से पहचाने। जब वो बिल्कुल इंसान पहचान जाता है ना दिल से कि ईश्वर है, ईश्वर क्या है, एक्चुअल में सृष्टि क्या है, जब वो पहचान जाता है ना, फिर उसको ना किसी मूर्ति की जरूरत होती है, किसी की जरूरत नहीं होती। पर उस बात तक पहुंचने के लिए एक फेस तो हमें चाहिए ही ना कि हाँ मैं इसकी पूजा करता हूँ, तो उसकी मूर्ति, उसकी फोटो होना बहुत जरूरी है। तो इन भी चीजों को लेकर के बहस चलती है, कोई सपोर्ट में, कोई अगेंस्ट में। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिका और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच में आने लगे। तो जैसे जैसे बहस बढ़ती है तो अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क आते हैं और नए नए अखबार छपते हैं और लोगों को नए आइडियाज आते हैं कि विरोध, कि ये बात गलत है, ये सही है, इस प्रकार के। राममोहन रॉय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, राममोहन रॉय कौन है? समाज सुधारक है। तो इन्होंने तो बनाई संवाद कौमुदी, 1821 में प्रकाशित करा। और उनको टक्कर देने के लिए, उनका विरोध में, किसका? राजा राममोहन रॉय का विरोध करने के लिए समाचार चंद्रिका। ये मैं सच में वैसे एक बहुत दुख के साथ कहता हूं। हम कहते हैं भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं, पर कहीं ना कहीं भारत के इतिहास में कुछ कमियां रही है। 1857 की क्रांति अगर आप पढ़ेंगे ना, उसमें यह मुद्दा भी रहा है, 1857 की क्रांति में यह मुद्दा भी रहा है कि महिलाओं की सती प्रथा अंग्रेजों ने हटाई, इसलिए हम क्रांति कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्रांति कर रहे हैं। वाय? क्यों? आज तो हम सभी कहते हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है। कहां से ये कुरीतियां कहां से आई? किसने डाली ये कुरीतियां? और फिर जब उनको सुधारा जा रहा है तो क्यों विरोध हो रहा है राममोहन रॉय का या बाकी अन्य समाज सुधारकों का? तो ये बात गलत है। तो 1857 की बात तो बाद में करेंगे, पर यहां पे समाचार चंद्रिका उनके रूढ़िवादियों ने छापी और संवाद कौमुदी राममोहन रॉय ने। दो फारसी अखबार जामे जहांनामा और शमील अखबार भी 1882 में प्रकाशित किए गए हैं। उत्तर भारत में उल्मा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित है। देखो अब यहां पर आ जाओ, यहां तक तो अभी हिंदू शासकों की और हिंदुओं के हिसाब से जो कुरीति उनकी बात हुई है, अब मुस्लिमों की करते हैं। उल्मा कौन होते हैं? उल्मा एक तरीके से जो मुस्लिम कानून है, मुस्लिमों की शिक्षा है, उसके विद्वान है, मतलब इंटेलेक्चुअल्स है। अगर मुस्लिम धर्म के बारे में बात करनी तो उल्माओं से करनी चाहिए। एक शब्द हम आगे ये भी पढ़ेंगे, मुफ्ती। तो मुफ्ती एक तरीके से ज्ञानी है, टीचर्स हैं, प्रीचर्स हैं, बड़े पद पे जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय में, बहुत बड़े विद्वान हैं, वो लोग हैं उल्मा और मुफ्ती। तो मुस्लिम राजवंशों का जैसे जैसे समय के साथ धीरे धीरे पतन हो रहा था, तो उल्माओं को क्या है, चिंता होने लगी कि यार कहीं मुस्लिम जो साहित्य है या मुस्लिम जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दे या मुस्लिम कानून न बदल डाले। तो उनको औपनिवेशिक शासक, अब ये औपनिवेशिक शासन तो कौन है? ये क्रिश्चियंस है। ये तो क्रिश्चियंस है, ये तो चाहेंगे नहीं कि भैया इस्लाम बढ़े। तो उनको डर था, किसको? इस्लाम वालों को, मुस्लिम्स को डर था कि जो औपनिवेशिक शासक है ये धर्मांतरण को बढ़ावा दे देंगे, तो ये ज्यादा ज्यादा लोगों को ईसाई बना लेंगे, क्रिश्चियन बना लेंगे, तो और या मुस्लिम कानून को बदल दिया तो फिर हमारा क्या होगा? ये किसको चिंता है? उल्मा को चिंता है, जो कि विद्वान है इस्लाम के। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। देखो लिथोग्राफी क्या होता है? लिथो जहां पे वर्ड आता है ना, लिथो, लिथो का मतलब होता है स्टोन, साफ सी बात है, लिथो मतलब स्टोन होता है। तो स्टोन पे क्या है, वहां पर उस पे लिखना, उस पे छपाई करना। तो अब उस पे देखो, एक तो हमने पढ़ा है सर, आपने हमें पहले इंस्क्रिप्शंस बताया। तो इंस्क्रिप्शन तो क्या होता है? ये पत्थर है, इस पर खुदाई कर देना, इस पर खुदाई कर देना। लिथोग्राफी क्या है? पत्थर के ऊपर कुछ छाप देना, कोई चिकनी चीज लेकर के उस पर लिखना और फिर उसके ऊपर कोई चीज छाप देना, वो लिथोग्राफी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो सस्ती होती थी लिथोग्राफी, उससे क्या धर्म ग्रंथों को फारसी और उर्दू में छापा गया, जिससे कि ज्यादा लोग पढ़े, जाने कि इस्लाम कैसा है। अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार छापे। गुटके, गुटके क्या है? जो चेप बुक्स हमने पढ़ी है ना, कि जो पॉकेट में ही चलती जाए और लोग पढ़ते जाए, ऐसी किताबें भी उन्होंने छापना और निकालना शुरू करा। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। देखो
अब क्या है, 1867 में देवबंद सेमिनरी ने मुसलमानों को रोजमर्रा का जीवन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताते हुए, जीवन का सलीका कि हमें कैसे लाइफ जीनी है और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए उन्होंने क्या काफी फतवे जारी करे। फतवे जारी करने का मतलब क्या है कि एक ऐसा ऑर्डर सा जारी करना, अनिश्चित काल तक एक ऑर्डर सा जारी कर देना कि आपको ऐसा करना है, मतलब एक ऑर्डर जारी कर दिया। और ये ऑर्डर कौन जारी करेंगे? मुफ्ती जारी करेंगे। अभी मैंने बताया ना कि जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, जो मतलब एक तरीके से बहुत रेस्पेक्टेबल पर्सन होंगे इस्लाम में, तो फतवे जारी किए गए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्या थी, हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग मुस्लिम समुदाय में, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग जो उप समूह हैं उनके अलग अलग लोग पैदा हुए। सेमिनरी जो उनके ज्ञान देने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सबकी एक अलग अलग व्याख्या थी कि भाई ऐसा ये सही है, ये गलत है। तो उन सबका, और एक कोई सब अपने संप्रदाय को बढ़ाना चाहते थे और दूसरे की बात को काटना चाहते थे। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। यह है तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी की कौन सी किताब है? रामचरितमानस। और ये कब हुई थी? 16वीं सदी की किताब, और 1810 में इसको कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। तो ठीक है, लखनऊ और बंबई, इन दो जगह के प्रेसों में क्या है, भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छापी गई, जिससे कि लोगों को क्या है, अपने धर्म के बारे में जानकारी है। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण स्थावान इन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल बोल कर भी पढ़ा जा सकता था। तो अब मुद्रित हो गई, प्रिंटेड हो गई, और लाने ले जाने में भी आसान हो गई। बिल्कुल भैया, बुक की तरह है, कहीं पे डाल लो, और गुटखा है पॉकेट में डाल लिया, ठीक है, गुटखा वो नहीं है खाने वाला, ठीक है, आप तो समझने लगे। और आस्थावान क्या, एक तो स्थावान मतलब एक जगह ही स्थान पे आ जाए, ठीक है, वो नहीं है। अब आस्थान कहीं पे भी ले जाओ, कहीं पे पढ़ लो, और बड़ी बड़ी भीड़ में, बड़े बड़े लोगों में उनको जोर जोर से बोल बोल करके सुनाया जाता था, लोगों को बताया जाता था कि भाई ये ऐसा है, इस किताब में ऐसा लिखा है। ये तो हम यूरोप से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को प्रेरित किया गया है। मतलब यह है कि धार्मिक पुस्तक के बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर भेष मुआभेष और वाद विवाद और संवाद की नई स्थिति बन गई थी। अब यह बात तो हम लोग समझ चुके हैं कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में, मतलब बड़े लेवल पे क्या है, काफी लोगों तक पहुंच पा रही थी। अब ज्यादा देखो, किताबें भी दो प्रकार के लोग छाप रहे हैं। एक समाज सुधारक छाप रहे हैं, जो एक नई डेफिनेशन धर्म की दे रहे हैं, धर्म की में जो कुरीतियां हैं उनके बारे में बता रहे हैं, और एक है जो रूढ़िवादी छाप रहे हैं। तो अब यहां पे क्या है, दो ग्रुप बन गए ना, एक सही वाले और एक गलत वाले। इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों ही प्रकार के पढ़ रहे हैं लोग। तो धर्मों के बीच में भैया हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ, तुम्हारा ऐसा, हमारा ऐसा, तुम्हारा ऐसा। दोनों के बीच में भैया हमारे में ये बात बहुत अच्छी बताई गई, तुम्हारे में ये अच्छी बताई गई। धर्मों के बीच में या धर्मों के अंदर ही कि भैया ये बात तुम्हारे अपने धर्म में गलत है, ये सही है, ये कैसा, ये वैसा, भेष चलने लगे। भेष मुआभेष मतलब क्या है, डिस्कशंस, नहीं ये गलत है, ये सही है, ऐसा वाद विवाद, डिबेट होने लगा कि भाई देखो ये बात गलत है, इसको गलत ही मानना चाहिए। संवाद होने लगा, लोगों के बीच में बातचीत होने लगी। और बातचीत कब होगी, जब दोनों अपोजिट साइड के होंगे, ये अपनी बात रखे, ये अपनी बात रखे, और जो सही हो एक नया निष्कर्ष निकल कर आना चाहिए। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदाय के अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया है। तो प्रिंट ने सिर्फ और सिर्फ भेद ही पैदा नहीं करे कि सिर्फ और सिर्फ भाई ये तुम अलग हम अलग, ऐसा नहीं है। उन्होंने जोड़ने का भी काम करा, भारत के लोगों को जोड़ने का काम करा है। ये भारत में राष्ट्रवाद में हम देखते हैं कि पूरे सबको जोड़ने के लिए किताबें छापी जाती हैं, लिखा जाता है, पत्रिकाएं होती हैं अलग अलग प्रकार से। और मतभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो ये मतभेद, ये भी आप देख रहे हैं क्यों, बिकॉज अब वो वर्ग पढ़ रहा था जो पढ़ नहीं पा रहा था इतने समय तक, जिनके पास किताबें अवेलेबल नहीं थी। अब वो समाज सुधारक समाज में आ चुके थे, जिनको ये लग रहा था कि ये चीज गलत है, ये गलत है, इससे सुधार होना चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। इसमें फिर लेक्चर 4 में बाकी की टॉपिक्स देखेंगे। और आपको इस लेक्चर में कोई भी परेशानी आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।